नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री पुबाली सान्याल से। पुबाली सान्याल का जन्म कोलकाता से हुआ और कोलकाता में जब वो थी तो बहुत छोटी उम्र से ही, तकरीबन 7 साल की उम्र से ही इनको एक्टिंग करने का शौक था और इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। तो वहीं 4 साल की उम्र से इन्होंने डांसिंग क्लास भी शुरू की, लेकिन दिल में बड़े होकर भी एक्टर बनने का एक सपना था। प्रोफेशनल एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी। तो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एनएसजी में दाखिला लिया। हालांकि एनएसजी में दाखिला मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल से 20 से 25 सीटें होती हैं एक साल में। लेकिन अपने जज्बे और अपनी मेहनत से पुबाली सान्याल ने एनएसजी में दाखिला लिया और वहाँ पर 3 साल तक अभिनय के गुर सीखे। उसके बाद पुबाली सान्याल ने टीवी सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं में एक अहम किरदार निभाया है। तो इसके अलावा बात करें तो कई फिल्में भी इन्होंने की। अभी हाल ही में फिल्म जो रिलीज़ हुई है रक्षाबंधन, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे, इस फिल्म में पुबाली सान्याल ने एक सोशल वर्कर की भूमिका निभाई है। बहुत ही अहम और दमदार किरदार है। तो वहीं क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ इन्होंने विज्ञापन फिल्म में अदाकारी भी की है। तो वेब सीरीज बेबाकी में भी पुबाली सान्याल ने अभिनय किया है। इसके साथ ही फिल्म साथिया में रानी मुखर्जी के साथ अभिनय करते हुए नजर आई हैं। तो टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में अदाकारी भी की है। तो फिल्म ओ माय गॉड, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इस फिल्म में भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया है। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी टीवी सीरियल्स हैं, वेब सीरीज है, जिसमें लगातार पुबाली सान्याल काम कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री पुबाली सान्याल। पुबाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, पुबाली जी, जब आप बहुत छोटी उम्र की थी, मुश्किल से 7 साल की थी, तभी से आप एक एक्टिंग की दुनिया में आप जाना चाहती थी। और हमें पता चला है कि एक बार आपके कॉलोनी में कहीं पर कुछ रंगमंच हो रहा था, नाटक हो रहा था, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था। तो आप रो रही थी और आपने घर वालों से कहा था कि अगर मुझे एक्टिंग करने नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और आपने खाना भी छोड़ दिया था आपने। तो इतनी शिद्दत जी इतनी छोटी उम्र से। जी, बेसिकली कैलकाटा का माहौल आपको अगर पता होगा कि वहाँ डांस, ड्रामा, नाटक ये सब होता ही रहता है। जी। दुर्गा पूजा, बंगाली न्यू ईयर ऐसे, और उसको ऐसे नजर से देखा नहीं जाता कि वो कुछ ऐसे हो रहा है, पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हो हाँ। जाएगा, ऐसे नहीं देखा जाता है। उसको पार्ट ऑफ लाइफ ही देखा जाता है। हाँ। तो हाँ, मैं 7 साल की थी, आई थिंक मैं क्लास 3 में पढ़ती थी। और मेरे सारे दोस्त, मुझे पता चला था कि कॉलोनी में कोई है जो नाटक करा रहे हैं। हाँ। अब उनको मैं नहीं जानती थी, और मेरे सारे दोस्त शाम को चले जाते थे, चलो बाय बाय, हम नाटक का रिहर्सल में जा रहे हैं। तो मुझे लगा मैं नहीं हूँ पार्ट, तो जी। मैं तो घर में पिताजी से मैंने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप उनसे जाके कहो कि मुझे वो नाटक में हिस्सा लेना है। हाँ। तो वो एक्चुअली उनको, जो डायरेक्टर थे, उनको बुला के मेरे पिताजी ने कहा था कि क्या नाटक चल रहा है। वो इनफैक्ट जो डायरेक्टर थे वो भी, आज देखूं तो वो भी कम उम्र के ही थे, 20 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा, हम तो अच्छा। 7-8 साल के थे। तो कहा कि इसको भी ले ले। तो हाँ। तब से जर्नी शुरू एक्चुअली। और तो उसके बाद कौन सा नाटक था वो, और क्या आप फिर अल्टीमेटली क्या हो, फिर उसमें मौका मिला आपको काम करने का जब आपके ऑफ पिताजी ने? कोर्स, इनफैक्ट वो हमने, वो क्रिएटिव नाटक था। उस समय दूरदर्शन का टीवी, जो दूरदर्शन आता था, और हमने ऐसे एक दूरदर्शन टीवी प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। तो जी। वो छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, दूरदर्शन का जो लोगो है वो म्यूजिक लगा के, मैंने उस समय एक शॉर्ट न्यूज आता था, मतलब हेडलाइन, जी। हेडलाइंस करके आता था। तो मैं उस नाटक में मैं हेडलाइंस पढ़ा। अच्छा, तो उस नाटक में आपने एज ए न्यूज रीडर की भूमिका निभाई थी आपने। यस। चलिए। आपकी जी। जगह ले ली थी मैंने। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये तो होता है बचपन में जो बच्चे होते हैं बहुत सारी चीज़ें बनना चाहते हैं। वो पुलिस वालों को देखते हैं तो पुलिस वाला बनना चाहते हैं, और डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर बनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर है और ये पुलिस, चोर पुलिस का, ये सब बच्चों ने खेला ज़रूर है और वो बनना ज़रूर चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। लेकिन बड़े होकर धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाती, प्रायोरिटी बदलती जाती है। तो बचपन में जो ये शिद्दत थी आपके अंदर एक्टिंग करने की, क्या ये कंटिन्यू चलती रही और बढ़ती रही, या फिर आपको स्कूल कॉलेज के बाद लगा कि नहीं, मुझे अब इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, या फिर आपने 7 साल की उम्र से इसको कंटिन्यू ही रखा और आपने सोच के रखा था कि बड़े होकर भी मुझे अब एक्टिंग ही करना है? देखिए, दो अलग चीज है। एक हम्म। तरफ होता है आपके हॉबी, जो एक्टिंग, डांस, बिल्कुल। ड्रामा, म्यूजिक, वो माहौल ही है कैलकाटा का, हाँ। बंगाल का।
तो आप सुबह 8 बजे आपको हर रोज रविंद्र संगीत सुनने को मिलेगा, जो हाँ। रेडियो बजता था हमारे वहाँ। तो वो इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप करियर के हिसाब से वो सब चुनेंगे। बिल्कुल। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, हाँ। मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी हॉस्पिटल में। जी। शी वाज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। तो हुँ। कहीं दूर-दूर तक एक्टर बनना या बनने का चांस तो नहीं था। ठीक। घर में थोड़ा-सा ये प्रेशर था कि शायद डॉक्टर बने। हाँ। मतलब डॉक्टर बनाने की तरफ, ऐसे रोज शायद नहीं बोलते थे पर एक्सपेक्टेशन वही था। जी। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना, कभी नहीं सोचा हुँ। था। लेकिन साथ ही साथ मैं साल में 4 नाटक कर रही थी, डांस प्रोग्राम कर रही थी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ था। मतलब मेरे हाँ। पिताजी भी आते थे, मुझे कभी कॉस्ट्यूम बना के भी देते थे। जी। इसमें कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट रिहर्सल का टाइम है तो खुद घर से बोला जाता था कि अरे रिहर्सल का टाइम हो गया, जाओ। तो उसमें कोई पाबंदी या मना नहीं था, लेकिन करियर के हिसाब से चुनना तो पता नहीं क्या क्या चॉइस है। जी। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैं जब 12th में थी, मेरी माँ गुजर गई। तो हुँ। उसके बाद से मुझे लगता है मेरे पिताजी थोड़े लीनिएंट हो गए मेरे अच्छा। प्रति। जी। और फिर कॉलेज में जाते-जाते मैं भरपूर ग्रुप थिएटर और एक साथ 5-5 ग्रुपों में नाटक करना शुरू कर चुकी थी। फिर भी मैं करियर चूज़ करूँगी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ। लेकिन पैशन के हिसाब से ये कला को सीखना है, हुँ। इसलिए मैं एनएसडी गई। जी। बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं था कि बाद में एक्टिंग ही करना है या हाँ। कुछ और फील्ड चुनना है, पता नहीं। पर इस कला को मुझे सीखना है क्योंकि आई वाज़ वेरी पैशनेट। हुँ। ऑफ कोर्स एनएसडी दिया था तो 20 लोगों का होता था हमारे टाइम पे, तो कभी मैंने सोचा नहीं था मेरा होगा। हुँ। घर के पहले फर्स्ट राउंड तो मैंने घर पे बताया नहीं था पापा को, क्योंकि क्या बताऊँ उसमें नाटक पढ़ने के लिए क्या एग्जाम दे रही हूँ, जी। तो वो राजी ही नहीं होंगे। हाँ। तो फर्स्ट राउंड कलकत्ता में ही था, वो मैंने चुपके दिया। हाँ। अभी सेकंड राउंड तो जाना पड़ेगा दिल्ली 4 दिन के जी। लिए। तो तब मैंने प्रॉस्पेक्टस निकाल के पापा को दिखाया और बताया कि नसीर जी, ओम जी, ये लोग पास आउट हैं। तो थोड़ा मतलब वो समझे कि मैं नाटक करने, मैं पढ़ना चाहती हूँ ये। हाँ। तो और मुझे एग्ज़ाम देने जाने दें। तो उन्होंने हुँ। मना नहीं, कभी भी उन्होंने सचमुच कभी भी किसी भी जी। चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया था। तो मैं गई और मुझे मिल गया। हाँ। मिल गया और 3 साल मैंने बहुत अच्छे से वहाँ क्लास की। इट वाज़ अगर मैं बोलूँ, मैंने कभी वो ड्रीम नहीं देखा था, पर फिर हुँ। भी अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक अभी इतने सालों के बाद भी मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा जी। है और माय फेवरेट टाइम। बिल्कुल। इट वाज़ रियली लाइक अ जी। ड्रीम। अच्छा और पुबाली जी, एनएसडी से पास आउट होने के बाद हमने देखा है कुछ जो एक्टर होते हैं वो डेफ़िनेटली, क्योंकि बहुत सीखे एक्टर रहते हैं और थोड़ा-सा प्राउड भी फ़ील करते हैं और होना भी चाहिए। और लेकिन बहुत सारे क्या होता है कि निकलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि देखिए, कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसे थिएटर के फ़ील्ड में जाना है। कुछ लोग सोचते हैं चलिए मुंबई चलते हैं, एनएसडी हैं, बताएँगे एनएसडी से पास आउट होकर आए तो हमें बहुत सारा काम मिल जाएगा और ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। तो अक्सर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या आपने उस वक़्त क्या ये सोचा था कि मुझे थिएटर में जाना है, थिएटर में मुझे आगे लेके जाना है, या फिर मुझे भी मुंबई जाना है और मुंबई में जाके मुझे काम करना है? और जब अगर आप मुंबई गए, तो उसके बाद जो आपने सोचा था कि मैं एनएसडी पास आउट हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मुझे चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी, तो क्या ये चीज़ें वैसे ही थी? या फिर जो एक आम एक्टर होता है, जो देश के कोने-कोने से आता है, उसको वैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो या फिर एनएसडी वालों को भी वैसे ही ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है? तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको पता है ना, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही नहीं, साथ मैंने कहा कर सब दिया। सब जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा एक साथ जुड़े कर हुए लेता हैं। हूँ मैं। हाँ। तो पहली बात तो ये है कि मुझे वो सोचने का मौका नहीं मिला कि मैं थिएटर करूँ या बॉम्बे जी। आऊँ या क्या, क्यों? क्योंकि मैं हाँ। जब एनएसडी पास आउट होके घर गई, हाँ। तो मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे हुँ। पिताजी और मैं, हमारे फैमिली में हम दोनों ही थे और मेरे पिताजी डॉक्टर थे। जी। तो जैसे मैं एनएसडी पास आउट होके वो प्राउड जो आप कह रहे हैं, वैसे हाँ। मैं घर पहुँची। मेरे पिताजी ने कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा हॉबी, अभी आईएएस की तैयारी करो 2 साल। अच्छा। तो मैं उनको बताना चाह रही थी कि मैं एनएसडी से हाँ। हूँ, पर उनका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि 2 साल मैं मतलब आई कैन टेक केयर ऑफ यू, आपका देखभाल मैं कर लूँगा। हाँ। मैं आपको शेल्टर और फूड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो आईएएस की तैयारी करो, नहीं हुँ। तो कल से कैसे यू विल बी ऑन योर फीट ये सोचो। आई जी। वांट टू सी इधर और। हाँ। तो ऐसे उन्होंने एकदम से ही मेरे सामने चॉइस कुछ नहीं दिया कि क्या मुझे करना है लगता है लाइफ उस में। वक़्त वो मुझे गाना याद आ रहा है कि छन से टूटे हुए कोई सपना, एक नहीं है गाना?
तो आपने बहुत सारे सपने सजाए थे, अचानक से आपके फादर ने कहा बस ठीक है, हो गया वो तो हो गया, अब कल से हाँ आईएएस की तैयारी कीजिए आप। हाँ हाँ, और मतलब नहीं तो उन्होंने ये कहा कि नहीं तो मतलब आई वांट टू सी यू ऑन योर फीट, आई वांट टू सी यू इंडिपेंडेंट। ओके। तो विच आई अंडरस्टैंड एज अ फादर, उनकी जी जो चिंता बिल्कुल। थी मुझे हाँ। लेके। तो क्योंकि उन्होंने कभी मुझे शादी कर लो या इस तरह का प्रेशर कभी नहीं दिया। जी जस्ट ऑफ कोर्स हम भी चाहेंगे हमारे बच्चे के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो बिल्कुल। दैट इज व्हाट माय फादर सेड। तो उस समय इसलिए बाकी जहाँ पे टाइम थोड़ा सा लग सकता है कि थिएटर या कुछ, वो मैंने कोई ये ही नहीं लिया, वो चांस ही नहीं लिया। तो मुझे लगा कि या तो मैं इंडस्ट्री शुरू करूँ कलकत्ता से ही, नहीं तो बॉम्बे से। तो हाँ, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि क्योंकि मैं एनएसडी से हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं नेशनल लेवल से शुरू करूँ, बिल्कुल क्यों मैं रीजनल से शुरू करूँ, देखती हूँ एक चांस लेके, बिल्कुल। क्योंकि मैं एनएसडी से हूँ तो लेट मी ट्राई फ्रॉम बॉम्बे। जी। तो तब मैं बॉम्बे आ गई। हाँ। और इट्स जस्ट 1 सेकेंड। या और बॉम्बे आने के बाद मुझे एक्चुअली जैसे सब लोग रहते हैं किराए के मकान में, उस तरह से ही रही, बट बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे, चाहे वो एनएसडी की वजह से ही हो। एक्चुअली पंकज कपूर जी तब दृष्टांत करके सीरियल बना रहे थे जी। और केतन मेहता जी प्रधानमंत्री करके सीरियल बना रहे थे। हाँ। तो आने के बाद तुरंत मुझे वो मिल गया और मैं एक थोड़ा ही सही लेकिन कंटिन्यूअस काम करने लगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ मुझे फिल्म साथिया, जी। मकबूल, ये सब मिल गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि आने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम में मैं पड़ जी। गई, ऐसा नहीं हुआ। आई वाज क्वाइट लकी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वो आपकी मेहनत है जो आप 7 सालों से कर रही हैं, 7 साल की उम्र से कर रही हैं आप, उसके बाद फिर 3 साल आपने एनएसडी में भी सीखा, तो मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रगल था वो आपका कंटिन्यू 7 सालों से चल रहा है, क्योंकि उसको आपने सीख में बदल दिया था। इसलिए मुंबई आकर आपको उतनी मेहनत मतलब उस तरह से काम ढूंढने के लिए नहीं करना पड़ा, क्योंकि 7 साल से वो आमिर खान कहते हैं ना कि जो फिल्म में उन्होंने कहा था 3 इडियट्स में कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, काम अपने आप आपके पास आएगा, पैसा अपने आप पास आएगा। तो आप 7 साल की उम्र में अपने आप को एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे थे आप, और आपने अपने आप को इतना मान लिया कि काम खुद ब खुद आपके पास आ गया। अच्छा जी, लेकिन ये बताइए ज़रा आप कि देखिए जब आप थिएटर करते हैं या रंगमंच करते हैं तो आपके पास स्क्रिप्ट रहती है, आप कई दिनों तक उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक शो होता है, फिर उस शो में आप करते हैं। लेकिन अक्सर हमने सुना है फिल्मों में तो उसी वक्त स्क्रिप्ट दी जाती है, टीवी सीरियल्स में भी दी जाती है, आप मेकअप में बैठे रहते हैं, असिस्टेंट आता है आके आपको स्क्रिप्ट देता है, और ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस भी नहीं होती है, मुश्किल से एक आध बार हो गई कैमरा प्रैक्टिस हो गई तो हो गई, लेकिन आपको सीधे टेक करना पड़ता। तो ये जो चीज़ें थी ये थोड़ी सी बदली हुई होंगी, तो कैसे थे आपकी जो पहला जो आपका कैमरे के सामने एक्टिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस था पहले बार का? हाँ, ये दिस वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तैयारी नहीं, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, कुछ भी पता नहीं था, कैमरा एंगल, लाइट और कैसे। हम लोग थिएटर के लिए 40-40 दिन रियाज करते हैं, रिहर्सल करते हैं। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि लाइन्स को हम बैकवर्ड जानते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और मुझे याद है पंकज जी का शो था दृष्टांत, उसके लिए मैं पहुंची थी और मुझे पता नहीं था, मैं सोच रही थी कि क्या होने वाला है, क्या सीन, कब सीन देंगे। मतलब काफी टाइम के बाद आया मेकअप, और ऐसे भी मेकअप करते हुए आप तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते जी। उसके बाद स्क्रिप्ट आया और साथ ही मुझे बुला लिया गया सेट पे। स्क्रिप्ट जैसे ही आया वैसे ही सेट पे बुला लिया गया, लाइटिंग देखना है। और अच्छा, और वो एक पन्ना मुझे कहना था चर्च में, जीसस क्राइस्ट के सामने। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मैं याद करूं और फटाफट मैं कैसे बोलूं। मतलब वो घबराई हुई थी मैं बहुत, पर फाइनली हो गया जी। और आज का डेट है कि जब स्क्रिप्ट आता है एक बार हम आंखें ऐसे फिराते हैं उसके ऊपर और याद हो जाता है। क्या बात ये प्रैक्टिस हो गया पिछले 20 सालों। अच्छा, मतलब कि आप की प्रैक्टिस कर करके दिमाग में स्कैनर हो गया, सीधे देखते हैं स्कैन हो जाता है और डायलॉग अपने आप उसमें अपलोड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी तरीका तो ये नहीं है, क्योंकि आपको याद करके बोलना एक्टिंग नहीं है। तो आपको वो फर्स्ट स्टेप है याद करना। उसके बाद आपको लाइंस के साथ खेलना, लाइंस को समझना, उसका सबटेक्स्ट समझना, वो उसके ऊपर थोड़ा समय बिताना तो जरूर है। तो हम करते हैं, जरूर करना पड़ता है। कभी कभी हम मांग लेते हैं पहले से, जरूरी। हाँ ठीक है, कल शो है तो शूट है तो आज दे दीजिए जी। अच्छा, अभी हाल ही में जो आपकी एक फिल्म रिलीज हुई रक्षाबंधन,
इसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और बड़ी अच्छी फिल्म थी, रक्षाबंधन के समय रिलीज हुई थी ये। और इसमें आपने एक सोशल वर्कर का आपने किरदार निभाया था, जो दहेज लेते थे परिवार वाले, आप उनको जागरूक करती थी। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किरदार था, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और मैंने भी फिल्म देखी व्यक्तिगत तौर पर, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। तो कैसा एक्सपीरियंस था अक्षय कुमार के साथ काम करने को लेकर और इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था सीरियसली। बड़े सेट पे आप जाते हो तो आपको पता नहीं होता है, नए लोगों के साथ एवरी टाइम आप जाते हो तो आपको लगता है कि कैसे लोग होंगे, जी। कैसा यूनिट होगा, पर इट वाज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। और अक्षय जी भी बहुत ही हम्बल है और बहुत फ्रेंडली है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। और मुद्दा रक्षाबंधन का तो अहम है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में भी हमारे देश में जी। दहेज लिया और दिया जाता है और इसको कैसे बंद किया जाए, हमारे पास शायद आज भी इसका कोई बिल्कुल। सोल्यूशन नहीं है। तो इस मुद्दे पे जब मुझे फोन आया और इस मुद्दे पे था और ये किरदार था, तो ऑफ कोर्स आई वाज रेडी एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, मुझे वो सीन आपके याद है, आप वो चोंगा लेके आप बिल्कुल अनाउंसमेंट करती हैं, आप बीच में खड़े होके, शायद चांदनी चौकी था, बीच में खड़े होके, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो आप लोगों को जागरूक करती हैं। अच्छा, कभी ऐसा रियल ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको पता चला हो कि आपकी फैमिली में या आपके दोस्त या रिश्तेदारों में कहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट दहेज को लेके ऐसा कुछ हुआ और आपने जाके उन लोगों को समझाया हो, या फिर आपने आपके आसपास हुई हो और आपने उसको रिएक्ट किया हो? कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट आपने अपने आंखों के सामने देखा हो जो आप लोगों को जागरूक कर रही थी फिल्म में? देखिए, अभी तक तो मैं पता नहीं जिस परिवार से हूँ या कैलकाटा का अगर होता भी हो तो मेरे सामने नहीं होता। जी। मुझे नहीं पता गाँव में क्या होता है। पर कैलकाटा में मैं जितने भी रिलेटिव्स और अपने परिवार को जानती हूँ, ऐसा ऑब्वियसली दिन नहीं हुआ है। पुराने जमाने में मुझे पता था कि शादी के टाइम पे एज गिफ्ट देते थे, वो अलमीरा या बेड ये जी। सब देते थे। पुराने जमाने की बात, क्योंकि मेरी दादी को कहते हुए हाँ। सुना है मैंने कि ये मेरे मायके से आया, ये मेरे मायके से आया। पर उसके बाद मैंने अगर दिया भी होगा तो ऑब्वियस डाउरी के हिसाब से तो नहीं हुआ। तो मैंने कभी आसपास दिया नहीं। इनफैक्ट मेरे आसपास वालों ने तो गिफ्ट तक मना किया है शादी में कि हम छोटे से छोटा शादी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ मेरे परिवार और मेरे जान पहचान के लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कर सकती हूँ कि गिफ्ट तक नहीं लाना है। और इस तरह की ही मैंने मतलब इस तरह की चीजें ही मैंने देखी है। लेकिन मैं बोलूँगा जो किरदार आपने निभाया है, कभी भी अगर दहेज की बात आएगी, अगर किसी को कुछ जागरूक करना है, तो मुझे लगता है वो क्लिपिंग्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी कि जिसमें आप वो लोगों को जागरूक करती हैं। बहुत बेस्ट क्लिपिंग रहेगी वो, उसी को काट के बस लोगों को सुना दीजिए और बता दीजिए कि आखिर दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए। वाकई बहुत अच्छा और दमदार किरदार था उस फिल्म में आपका। अच्छा, आपने दादा के साथ भी काम किया है। दादा मतलब सौरभ गांगुली। कोलकाता के दादा हमारे, और पूरे मुझे लगता है देश के और पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं वो। आपने उनके साथ भी काम किया और वो भी कोलकाता से, आप भी कोलकाता से हैं। तो मुझे लगता है जहाँ पर दो बंगाली मिलते हैं वहाँ पर ज़्यादा एक अलग बॉन्ड देखने को मिलता है। तो कैसा था उनके साथ काम करने का, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, नॉन एक्टर है वो, क्रिकेटर थे वो, तो किस तरह का ऐड था ये? डाउन टू अर्थ इंसान है जी। और मतलब वी ऑल नो ही इज व्हाट ही इज। आफ्टर दैट इतना डाउन टू अर्थ और इतना हम्बल होना, रियली क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा। और जैसे मैं पहुंची, मुझे पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एक एड का शूट था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करेंगे या मैं कैसे जाऊं। पर मैं दूर खड़ी थी, तब तक उनका फोटोशूट कुछ हो रहा था, उसके बाद मेरे साथ उनका था। तो उन्होंने खुद ही बुला लिया कि इधर आइए, इधर आइए। तो फर्स्ट स्टेप ही आपको इतना कंफर्टेबल, इतना वेलकमिंग कर देते हैं कि आप ठीक है, वो आइस ब्रेक हो गया, आप भी बात करने लगते हो। फिर तो कैलकाटा की बातें, कॉलेज की बातें ऐसे होने लगती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही फेमस सीरियल है जिसमें आपने अभिनय किया है, जस्सी जस्सी कोई नहीं। इसमें मोना सिंह ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था, मुख्य किरदार निभाया था। और ये एक ज़माने का बड़ा फेमस सीरियल रहा है, क्योंकि उसमें जो मोना सिंह का जो गेटअप था वो बड़ा इंटरेस्टिंग गेटअप था वो। तो एक मुझे लगता है जो सीरियल की अगर आपकी लिस्ट उठाएं, बहुत सारे सीरियल आपने किए, तो उसमें सीरियल आप मुझे लगता है बहुत एक अहम सीरियल होगा आपकी ज़िंदगी का। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय सीरियल था ये? अहम इसलिए भी क्योंकि वो फर्स्ट डेली सोप था।
तो नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं, मुझे जिंदगी लगता है डेली सोप तो शायद वो तारा था जी टीवी का जो कि बड़ा हिट हुआ था और बहुत सोनी लंबा में चला था वो। सोनी चैनल में हाँ, आता किसी में था। आता था वो, लेकिन ये कि उसके बाद के जो शो में से फिर एक पॉपुलर हिट शो में से एक ये भी था ये। यस यस जी। यस, वो हाँ इतना बड़ा हिट था कि हमने तो कभी सोचा नहीं था, मतलब हाँ। हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जी। जाएगा। एंड मोना इज अ फाइन एक्टर, हम्म। आज भी हम उनको देख रहे हैं। तो उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया और मजा बहुत आया, क्योंकि वो हम सब हम उम्र के थे। हाँ। और मतलब दिस वाज अ ग्रेट टाइम, जी। बॉन्डिंग। और वो सीरियल भी कॉमेडी था, तो हम हाँ। फनी, पुलिंग ईच अदर्स लेग्स, तो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम। जी। अच्छा, एक शॉर्ट फिल्म भी है आपकी शायद जूस के नाम से, बड़ी फेमस हुई है शॉर्ट फिल्म वो। तो क्योंकि शॉर्ट फिल्में आजकल बड़ी अच्छे कंटेंट पर बनती है तो बड़ी हिट होती है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो ये किस तरह की शॉर्ट फिल्म थी कि लोग जिसको बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं? ये एक्चुअली शिफाली शाह ने हम्म। उसका मुख्य भूमिका में उन्होंने प्ले किया है, जी। और नीरज जयान जी ने डायरेक्ट किया है। हम्म। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो तो डायरेक्टर के हिसाब से तो ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। हम्म। तो जब मुझे फोन आया कि शॉर्ट फिल्म है और नीरज जी डायरेक्ट करने हाँ वाले हैं, तो बाकी कुछ सुनने के पहले ही मैंने हाँ कर दिया था। हाँ। और उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जी। क्योंकि तो मुझे लगा ये बातें तो कहनी चाहिए हमें, हम्म। जो हम बोलते नहीं। ये ऐसे अनकही बातें हैं जो अगर हम चिल्ला चिल्ला के बोले तो लोगों को लगेगा ओहो फिर शुरू हो गई। जी। ये इतना सटल बातें हैं जो किस तरह से दुनिया वैसे ही चलती रही है, लेकिन किसी के नजर में नहीं है हम्म। आता है कि ये हो रहा है। जी। नीरज जी ने इतनी खूबसूरती के साथ उसको पेश किया है। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ यू। जी। वाकई। अच्छा भोपाली जी, मुझे समय। एक्चुअली जी। बिल्कुल, समय बहुत कम है, लेकिन जाते थे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे अब आने वाले दिनों में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है इसमें आप दिखाई देंगे, और आपका वो ड्रीम रोल क्या है जो आप करना चाहते हैं आप? मैं ड्रीम रोल मेरा सचमुच कुछ नहीं है। मैं एक हम्म। एक्टर हूँ, और मैं मानती हूँ, जैसे कि मेरे एक गुरुजी ने एक बार कहा एक्टिंग प्रोफेसर ने, हाँ। कि एक्टर की जिंदगी पानी की तरह होता है, जिस पात्र में डालो वो उसमें ढल जाना चाहिए। जी। तो मैं वैसे ही मानती हूँ, जो किरदार आएगा मैं उसी को निभाना चाहूंगी हाँ। चैलेंज के साथ, और मैं बहुत खुशी खुशी हम्म। निभाती हूँ। तो जी। इसलिए ऐसा कुछ ड्रीम रोल नहीं है। हम्म। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा, मैं मुगले आजम एक प्ले है जी। जो म्यूजिकल प्ले है, हम्म। इनको मिस्टर फिरोजाबाद खान ने डायरेक्ट किया है। जी। और ये ब्रॉडवे है, इंडियन ब्रॉडवे, हम्म। नंबर 1 है इंडिया में। जी। तो ये बहुत, इट्स अ बिग स्टेज एंड अ बिग कैनवस। हम्म। तो उसमें मैं जोधा भाई प्ले करती हूँ। क्या बात है। उसके शोज है बॉम्बे में, अक्टूबर अच्छा, से मैं दिसंबर तक। हालांकि इंटरव्यू आपका चल रहा है लेकिन जिक्र जरूर करना चाहूंगा, मैंने भी एक प्ले किया था, अनारकली उस प्ले का नाम था, और उसमें सलीम मैं अच्छा, बना था अरे वाह तो आपने मुबारक जिक्र हो। किया जोधा भाई, तो मैंने कहा बता दूं कि सलीम का किरदार भी एक बार मैंने किया था। रंगमंच का बहुत ही पॉपुलर प्ले है वो हाँ अनारकली हाँ वो। जी। हाँ जी हाँ चलिए, जी लेकिन समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और समय ज़्यादा होता था हम बहुत सारी, क्योंकि इतने सारे काम है, आपके लिस्ट इतनी सारी बड़ी है, हर काम पर जिक्र करना, बातचीत करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन वाकई थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाल कर थैंक हमारे इस यू, कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक और यू आपकी सो मच। स्माइल बहुत अच्छी है, आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री पुबाली सान्याल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।